हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिनमें से एक फैक्टर हमारे पास रहता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली बात यही करेंगे कि जो रेट है, रेट किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन। तो देखिए, जब हम बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, इस टाइम पे हमारे पास दो तरह के कंसेप्ट आते हैं। एक तो रहता है हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वन इज दी theoretical concept, purely theory based है ये, right? Then the other one is the experimental concept कि टोटल एक्सपेरिमेंट्स करके रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंस देखी जाती है, वेरिएशन देखी जाती है ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है। बेसिकली हमारे पास हमारे पास रहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकली हम जो भी रिएक्शन हो रहा है उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं और उस बैलेंस्ड इक्वेशन के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं दैट कि क्या यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। दिस लॉ वाज गिवन बाय गुल्डर्ग एंड वॉग, राइट। थ्योरेटिकल है ये कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, किस तरह से पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखी जाती है, राइट। इफ वी आर हैविंग A moles of A reacting with B moles of B and C moles of C, A moles of A, B moles of B और C moles of C एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स। अब देखिए, इस टाइम पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, इट सेज जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, टू द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, कि जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, टू दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, के जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट B है एंड रिएक्टेंट C है, इनकी कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ C, इनका प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मींस कि इसके बैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, इन कोएफिशिएंट्स को इनकी पावर बनाया जाएगा। A रेज टू पावर A, B रेज टू पावर B एंड C रेज टू पावर C। तो यही है इस लॉ की स्टेटमेंट, दैट लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट rate of a reaction is directly proportional to the product of what, product of concentration of reactants, product of concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric कोएफिशिएंट, कि जो भी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उन सभी को इनकी पावर बनाया जाएगा। कि जैसे A की जितनी यहाँ पे कोएफिशिएंट है उसे A की पावर बनाएंगे, B का जितना कोएफिशिएंट है उसे B की पावर बनाएंगे, C का जितना कोएफिशिएंट है उसे C की पावर बनाया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाता है, K क्या है, अभी यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, बाकी सारी चीज एज सच रह जाएगी, राइट, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ
नोन एज रेट कांस्टेंट, और कहा गया जाता है इसे रेट कांस्टेंट। जबकि अगर हम बात करें यहां पे ए बी एंड सी की, ए बी सी क्या है? दीज आर दी स्टोइकियोमेट्रिक coefficients. These are the stoichiometric coefficients. अब देखिए, अगर हम यहाँ से कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल ले, रियल एग्जाम्पल में अगर हमारे पास हो N2 plus 3H2, it will gives 2NH3. तो ये क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? इट मस्ट बी इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, पावर इट्स कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 है, मल्टीप्लाइड विथ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2। हाइड्रोजन का इस बैलेंस्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट कितना है? 3, तो यहाँ पे पावर कितनी रहनी चाहिए? 3। ये है हमारे पास थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की, बस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो और उसमें देखो कि कितने यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स हैं, जितना जितना कोफिशिएंट है उसे उसकी पावर बना दिया जाए। तो बहुत ही, ये तो कह दीजिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है यहाँ पे कि जितना भी कोफिशिएंट है, बस आपके 2 चीज़ें आनी चाहिए। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी, उसका जो भी कोफिशिएंट है उसे पावर बनाया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये रेट ऑफ द रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, विच इज प्योरली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन ये चीज हर बार ट्रू नहीं है। हर बार जितना कोएफिशिएंट है उतना पावर नहीं देखा जाता। जो पावर्स हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अलग भी हो जाती हैं, और ये चीज हमें कहां से पता चलती है? हमारे एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट से। सो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास क्या आएगा? रेट लॉ। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? रेट लॉ। ये इंपॉर्टेंट है। अब रेट लॉ इज इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल चीज देख रहे हैं। देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है? थ्योरेटिकली बस हमने मियरली इक्वेशन देखी, हमने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, बस लिख दिया। तो मतलब ये जो है, ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये कारगर नहीं है, ये वर्क नहीं करता हर वक्त। बाय चांस कहीं वर्क कर जाता है, थ्योरेटिकल है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं। बट रेट लॉ अपनी बातें प्रूव करता है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करने पे रेट लॉ पे क्या इम्पैक्ट आता है। सो अंडर द एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट वी हैव द रेट लॉ। सो रेट लॉ में क्या है? वी हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशन लाइक A moles of A, B moles of B and C moles of C gives us some products, right? अब ये रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ सेज कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। डेफिनेटली जो भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब की कंसंट्रेशंस का हम प्रोडक्ट लेंगे, बट दे विल बी रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर एक्चुअल कोफिशिएंट्स। इनकी पावर कुछ अलग रहेंगी, P, Q एंड R कह लीजिए। ये जो हमारे पास P, Q एंड R है, ये A, B, C के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये तो हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ A पे कितना डिपेंड करता है, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। ए की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, ए के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ए के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, या ए की पावर 1/2 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तो सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है। अब देखिए इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए कि अगर मैं कहूं कि ए और बी मिलकर कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं,
ए और बी मिलकर कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ा के डबल कर दिया, मतलब जितनी कंसंट्रेशन पहले थी उससे दुगनी यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन कर दी, जितनी भी कंसंट्रेशन पहले थी उससे डबल कर दी। जब हमने ए की कंसंट्रेशन डबल की, उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया। कि अगर हमने दुगनी की यहाँ पे कंसंट्रेशन ए की दुगनी कर दी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी दुगना हो गया। मतलब जितना यहाँ पे कंसंट्रेशन ए का बढ़ा उतना ही यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पावर 1, कि जितना ए बढ़ाते जाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही बढ़ता जाएगा सेम क्वांटिटी में। यहाँ डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, डबल। इसी तरह से हमने देखा कि अगर बी की कंसंट्रेशन, यहाँ पे हमने सेकंड क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटल है ये सब कुछ, कि जब हमने बी की कंसंट्रेशन बढ़ा के 4 टाइम्स कर दी, टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 8 टाइम्स। अगर हम बी की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाते हैं, अगर हमने बी की कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो गया। या फिर हम कह सकते हैं कि जो बी की कंसंट्रेशन है उसे 2 टाइम्स कर दिया, वी हैव जस्ट डबल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ बी। इस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स जितनी हम बी की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं उससे डबल हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमने बी की कंसंट्रेशन को 2 गुना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम्स, मतलब 2 into 2। जितनी यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई है उससे भी डबल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है बी की कंसंट्रेशन पे। बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कितना डिपेंड कर रहा है, उसके स्क्वायर के इक्वल। कि जितनी आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, मीन्स आपने इसकी कंसंट्रेशन 2 कर दी, डबल कर दी, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कितना बढ़ा रहे हैं, उसके बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, क्या उसमें इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। तो ये एक प्योरली हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है रेट लॉ का। कई बार तो इस तरह से होता है कि हम एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर ही नहीं आ रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कि आप एक ही कंसंट्रेशन को चाहे बढ़ा लो चाहे उसे कम कर लो, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं है। तो ये भी केस आ जाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे पास रेट लॉ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस है, क्योंकि हम खुद ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे जितना भी इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे पावर में कन्वर्ट नहीं करते, हम इनकी पावर्स डिफरेंट रखते हैं। और ये जो हमारे पावर्स हैं यहाँ पे P, Q एंड R, P, Q एंड R, इन्हें कहा जाता है एक्चुअल कोएफिशिएंट्स। इन्हें कहा जाता है एक्चुअल कोएफिशिएंट्स की एक्चुअली जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कितना डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की जो यहाँ पे कंसंट्रेशन, उसका प्रोडक्ट तो लेना ही है, बट इट इज रेज टू द पावर ऑफ देयर एक्चुअल कोएफिशिएंट्स। लेकिन जो पावर है वो होंगी उनकी एक्चुअल कोएफिशिएंट्स, मतलब एक्चुअली वो कितनी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। और 2 चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, क्या कि अगर तो हमारे पास ये जो P, Q, R की वैल्यूज़ हैं ये ज़रूरी नहीं है A, B, C के इक्वल आएँ। तो हम क्या कह सकते हैं, P, Q, R दैट इज़ द एक्चुअल कोएफिशिएंट
may or may not be equal to A, B and C. ये A, B और C के इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो सबसे पहले अभी यहाँ वीडियो पॉज करें और इतना नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें यहाँ से इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है कि रेट लॉ हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा यूज़फुल है, जबकि गलबर्ग और वॉग ने जो यहाँ पे अपना इन्होंने लॉ बनाया है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हमारे लिए ज़्यादा यूज़ का नहीं है, राइट। अब इसी रेट लॉ में आगे बढ़ते हुए देखिए हम क्या कह रहे हैं, दैट रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to A power P, B power Q and C power R. अब देखिए यहाँ जब भी हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, के A पावर P कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Q कंसंट्रेशन ऑफ C पावर R। इसे हम कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये चीज यहाँ याद रखें कि रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन ये एक ही चीज है बेसिकली यहाँ पर, राइट। तो देखिए के क्या है हमारे पास, के is called as a rate constant or it is called as velocity constant or specific reaction rate, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब देखिए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कह रहे हैं इसे, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर पी, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर क्यू, कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर आर। अब मान लीजिए ये जो कंसंट्रेशन है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये सभी एक दूसरे के इक्वल हो और हो कितनी, 1 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन तीनों की इक्वल रहे 1 मोल पर लीटर। इस टाइम पे देखिए जब इन सभी की वैल्यू यूनिटी है, इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, के विच इज द रेट कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट is the rate of reaction, rate constant is the rate of reaction when concentration of reactants is taken as unity। जब भी ये देखिए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है, जब भी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन यूनिटी हो, उस टाइम पे जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो क्या रहेगा, बेसिकली रेट कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ हमने कंसंट्रेशन स्पेसिफाई कर दी ना, 1 मोल पर लीटर, इसलिए इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रेट रिएक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात है, अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो क्या कहेंगे, at constant temperature, or you may also write at a given temperature, at constant temperature, or you may write at a given temperature, rate constant is the rate of reaction, is the rate of reaction when, कब, when the concentration, when the concentration of all the reactants is taken as unity।
कि जब कंसंट्रेशन सभी रिएक्टेंट्स की यूनिटी हो 1 मोल पर लीटर हो, उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। पर यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मतलब कि कांस्टेंट रहना चाहिए, जो हमें गिवन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेंटेन्ड होना चाहिए, ये चीज़ है अभी यहाँ पर। सो अभी पहले इतना नोट कर लें, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सो हैव यू डन? सो देखिए अभी हम डिस्कस करते हैं characteristics of rate constant, velocity constant, इनके क्या, इसका क्या characteristics क्या है। सबसे पहले देखिए जितनी k की वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k, जो रेट है रिएक्शन का वो भी ज़्यादा रहेगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ k, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर k की वैल्यू कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम रहेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर हम एक स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, राइट, स्पेसिफिक रिएक्शन है हमारे पास कोई, फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन the value of k is same when the temperature is kept constant। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए जो k की वैल्यू है वो सेम रहेगी। मींस देखिए जो अभी k की वैल्यू है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर एक रिएक्शन है हमारे पास, कोई भी एक रिएक्शन है, मान लीजिए जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे, AA प्लस BB गिव्स अस सम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ है, से इट इज़ 298 केल्विन ही कह लीजिए, टेम्परेचर 298 केल्विन है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो k है उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी डेफिनेटली। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बदल देते हैं 298 केल्विन से उसे बदल दिया, 315 केल्विन कर दिया, राइट, अगर हमने 315 केल्विन कर दिया, 298 से हमने टेम्परेचर बदल दिया, उस टाइम पे k की वैल्यू भी बदल जाएगी, ये चीज़ याद रखें। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ k changes, the value of k changes or is different, the value of k is different at different टेम्परेचर्स। कि अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर की बात करें, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो k की वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी। देन अगर हमारे पास रिएक्शंस हैं ही डिफरेंट रिएक्शंस के लिए भी k की वैल्यू डिफरेंट रहती है। फॉर डिफरेंट रिएक्शंस द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट रिएक्शंस के लिए भी k की वैल्यू डिफरेंट रहती है। आफ्टर दैट k की जो वैल्यू है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज k डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, बट येस इट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए कुछ नया आया यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जो k है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभी मैं आपको इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक एलिमेंट्री आइडिया प्रोवाइड करती हूँ। देखिए हम क्या कहते हैं रेट एक्सप्रेशन में कि अगर हमारे पास A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B एंड C मोल्स ऑफ C है, मिलके कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा, किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, A पावर P, कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Q एंड कंसंट्रेशन ऑफ C पावर R।
अब देखिए जितने भी इनके एक्चुअल कोफिशिएंट्स हैं, अगर एक्चुअल कोफिशिएंट्स का हम सम लें, इफ आई टेक सम ऑफ एक्चुअल कोफिशिएंट्स p प्लस क्यू प्लस r, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। P प्लस क्यू प्लस R क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। P क्यू R क्या है? एक्चुअल कोफिशिएंट्स, मीन्स इनकी पावर कितनी है। अगर इनके पावर्स को ऐड ऑन कर दिया जाए, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि जो हमारे पास पूरा का पूरा रिएक्शन है वो A पावर 1, B पावर 1 और C पावर 1, A पावर 1, B पावर 1 एंड C पावर 1 पे डिपेंड करता है, तो ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि P की वैल्यू भी 1, Q की वैल्यू भी 1 और R की वैल्यू भी 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? 3। मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है 3 रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे, राइट तो ये चीज़ है। ये अभी मैंने आपको बिल्कुल एलिमेंट्री आइडिया प्रोवाइड किया है अभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और इसके साथ ही रहती है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस भी बनते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, इवन केमिकल किनेटिक्स से समटाइम्स 5 मार्क का न्यूमेरिकल या फिर अदर थ्योरी पोर्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कितनी तरह का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहता है, इसके अलावा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि हमारे पास K क्या है, रेट कांस्टेंट, इसे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। तो ये इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी अपने माइंड में रखें। फर्दरमोर आपके माइंड में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि रेट लॉ क्या है और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। इन दोनों चीज़ों को कभी भी एक दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं करना।